Hi everybody. So, yet another topic in the child or adolescent psychology today. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं after all these incidents being faced by the country. मैं country की बात ही करूँगी because क्या है, पहले इंडिया में जो संस्कार थे, जो ethics थे, traditional जो values थी, वो बहुत हाई लेवल की थी. मतलब ऐसा माना जाता था कि इमोशनल चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने बड़ों को या रिश्तों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, महत्व देते थे या रिस्पेक्ट देते थे. एंड आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सेफ फील कराता था उनको. एक फिल्टर्ड एनवायरनमेंट था, सब कुछ था. लेकिन जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे लोग बदल रहे हैं, जैसे जैसे इमोशनल एस्पेक्ट्स लोगों के जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे ट्रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम एज में ही लोगों में दिखने लगे हैं. यंगस्टर्स में एंगर इश्यूज, इसको लेट गो नहीं करना चाहिए. डेफिनेटली दिस शुड नॉट बी लेट गो ऑन. और बच्चा है, सुधर जाएगा, संभल जाएगा, ये एटीट्यूड पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए. अगर आपका बच्चा इस टाइप की दिखाता है ट्रेट्स, तो इट इज अ कॉज, मतलब उसका कंसर्न, इट इज अ कंसर्न जिसका कॉज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एंगर इशू और rude, arrogant or angry behavior by the child or whosoever in the family. And साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना या कंसल्टेंट्स के पास जाके ओपिनियंस लेना डेफिनेटली कुछ भी गलत नहीं है. मनोरोग चिकित्सक के पास अगर आप जाते हैं या मनोवैज्ञानिक के पास अगर जाते हैं आप, तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हो. नहीं, ये जो सोच बना ली है ना लोगों ने कि मनोचिकित्सक के पास जाना मतलब सिर्फ पागलपन का ट्रीटमेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है. यू नेवर नो कि किस किस्म का इश्यूज फेस कर रहा है, किस लेवल का स्ट्रेस है किसी बच्चे की लाइफ में या किसी यंग एडल्ट की लाइफ में, और उसका एंगर इशू इमीडिएटली अटेंड करना ज़रूरी है. जितना डिले करेंगे चीज़ें उतनी बिगड़ती जाएंगी. इट इज़ एज गुड एज एडिक्शन. नशे की आदत है, आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, जब नशा इतना बढ़ गया कि क्या नशा कर रहा है पता ही नहीं है, नशा अगर कर रहा है तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स है वो पता ही नहीं है. जब वो पी के रोड पे, सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, नालियों में पड़े हुए हैं, या जब उनका बिहेवियर आक्रामक हो जा रहा है, वायलेंट हो जा रहे हैं, उसके बाद फैमिली वाले ध्यान दे रहे हैं कि यार इसके तो नशे की जो लत है वो बहुत खराब है और अब इसको इंटरवेंशन की जरूरत है. ऐसा नहीं. अर्ली सिम्टम्स भी अगर हैं किसी चीज़ के तो इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. चीज़ों को ठीक करने के लिए भी, अगर ठीक करना चाहते हैं, अगर ठीक हो सकने की कंडीशन में है तो उसको ठीक करने के लिए भी, और उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करने के लिए भी, ताकि ये सारी हैबिट्स, ये एडिक्शन, ये एंगर इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस या जो भी सिचुएशन है वो किसी तीसरे पे असर करे, किसी तीसरे को उसकी वजह से जान तक गंवानी पड़े, इसके पहले इन सब चीज़ों में मेडिकल इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. अगर हुआ भी है, आपके घर का बच्चा है, किसी के भी घर का बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि टाइमली इंटरवेंशन करके चीज़ों को सुधारा जा सकता है, रादर देन बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ जाए उसके पहले. मोस्ट ऑफ द केसेस जो आते हैं, मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज़ जो हम करते हैं, उसमें यही समझ में आता है कि ये चेंजेस उन फैमिलीज़ में बहुत देर से पता चलते हैं जिनके बच्चों ने एक एडोलेसेंट एज में घर छोड़ दिया है, घर छोड़ के बाहर पढ़ाई करने चले गए हैं, पढ़ाई करते करते वहीं जॉब लग गई, वहीं सेटल हो गए. जब बच्चा काफ़ी मतलब एक लंबे अरसे के बाद घर वापस आता भी है, साल में एक बार या 2 बार, तो समझ नहीं पाते हैं पेरेंट्स कि बच्चा क्या कर रहा है, किस किस्म के उसको इश्यूज हैं, नशा करता है, गुस्सा करता है, या इसको कुछ मेंटल स्ट्रेस है, ये नहीं पता चल पाता. लेकिन जब आप एक
लंबा समय उसके साथ गुजारते हो तब आप समझ पाते कि क्या है क्या नहीं। और यंगस्टर्स के बीच में ये जो चीज़ें हैं मैक्सिमम टाइम रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर अराइज होती हैं। गुस्सा, बेचैनी, या तो फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से होता है या रिलेशनशिप स्ट्रगल्स की वजह से होता है। तो दोनों ही केस में फैमिली का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। एंड अगर मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है तो वो टाइमली लेना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि चीज़ें बहुत लेट हो जाए और उसके बाद हम उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अब तो बच्चा हाथ से निकल गया है, अब तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं, अब हम इसको करें कुछ, इसका कोई सोल्यूशन निकाल के लाए। बिफोर दैट इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं स्टडी करने के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। यूजुअली चाहे वो एंगर रिलेटेड एंजाइटी हो, चाहे वो सब्सटेंस कंज्यूम जो करते हैं, सब्सटेंस डिपेंडेंस अगर उनकी लाइफ में है उससे रिलेटेड अगर एंजाइटी हो, तो उसमें भी देयर आर वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड। आप कह सकते हो इंटरव्यूज होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है, डायरेक्ट बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस के लिए भी आपको जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट हैं वो बुला सकते हैं। इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल आपके न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, एंजाइटी है, एंगर है, ये सारी चीज़ें जो है ना यंग एडल्ट एज में दिखा देता है, अडोलसेंट एज में दिखा देता है। एक टीनेजर भी अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा उसको एंगर है, डिससेटिस्फैक्शन है उसके अंदर, और उसके लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन अगर ज़रूरी है, क्लिनिकल इंटरवेंशन अगर ज़रूरी है, तो इट शुड बी ट्रीटेड टाइमली। दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। मैं नाम लिए बगैर बता रही हूँ, एंड आई जस्ट केम ऑनलाइन टू आंसर दिस, क्योंकि आफ्टर दिस इंसिडेंट्स जो रिसेंट में हो रहे हैं, आज भी एक सहारनपुर की घटना आई है जिसमें उसने अपने पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया है। मतलब इतना किस चीज़ का गुस्सा कि इंसान अपने लोगों को ही मारता चल रहा है, इतना किस चीज़ का ईगो, इतना किस चीज़ का घमंड, या क्या बोलना चाहिए उस चीज़ को। आप इंसान हो ही नहीं, आप पिशाच बन गए हो, तो पिशाच बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं तो हुई होगी ना। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और बॉयकॉट जरूरी है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का आइसोलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो छोटे में है चीज़ कल को बड़े में हो सकता है। क्राइम हैज़ नो लिमिट्स, एंजाइटी हैज़ नो लिमिट्स। अगर आपका ब्रेन अफेक्टेड है और अगर आप डिसीजन मेकिंग के स्टेज पे नहीं हो, तो आपकी बीमारी हैज़ नो लिमिट। इफ़ यू आर सिक, यू आर सिक, यू नीड टू सी द डॉक्टर, यू ऑट टू सी द डॉक्टर। उसको आप किसी बहाने के पीछे छुपा के अपने आप को बचा के नहीं चल सकते। अगर आप बीमार हो तो जाओ, डॉक्टर दिखाओ। इफ़ यू कैन बी ट्रीटेड, ट्रीटमेंट लो। Else there have to be rules and regulation which need be abided and followed by. So that was one thing. अब आते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल जो क्वेश्चंस आए हैं उन पे, कि ये सूर्य ग्रहण जो होने वाला है 29 को, ये किस चीज़ पे क्या इफेक्ट देने वाला है, या क्या बेनिफिट्स होंगे, या क्या उसके शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, इश्यूज क्या हो सकते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या रहेंगे, किन राशियों पर क्या असर होगा। सबसे पहली बात, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिनन है। हाँ, इफेक्ट करता है, बिकॉज आप भी उन्हीं तत्वों से बने हुए हैं जिस तत्व से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, जिस तत्व का ये यूनिवर्स बना हुआ है। तो यस, वो कहीं कहीं किसी न किसी रूप में जो है इफेक्ट करेगा लोगों को, एंड इट इज़ गुड फॉर मेनी पीपल।
स्पेशली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, नॉट टू गेट इनटू द एस्ट्रोलॉजी टू मच, अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊँ, आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए इफ़ यू वांट पीपल टू नो, आपके परिचित लोगों के पास अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो पहुंच पाए, तो जिनको भी आप ऐड करना चाहते हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं, वीडियो अपनी वॉल पे शेयर कर सकते हैं, सो दैट पीपल नो टू यू में वॉच दिस वीडियो एज वेल। तो ये जो ग्रहण का इफेक्ट होता है, ये शुरू से होता रहा है, इट्स नथिंग न्यू, बहुत कुछ नया नहीं है। लेकिन क्या होता है कि लोग छोटी छोटी बातों को आजकल बहुत बड़ा बना के, दिस इज मोर और लेस अ बिजनेस, यू नो, जो कर्मकांडी लोग हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास भी मिल जाएंगी कि हाँ आप ये एज ए रेमेडी यूज कर सकते हैं, बट किसी भी रेमेडी को बहुत एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। नेचुरल फेनोमेनन है, होगा, बट आप अगर देखें कि पिछले 3 साल में जो इंसान परेशान रहा है, बहुत ज्यादा परेशान रहा है, या बहुत सारे उतार चढ़ाव देखता आया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ चुके हैं, तो अब ये टाइम जो है चेंज होगा। जिनकी लाइफ में पिछले 3 सालों में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज हुए हैं डेफिनेटली, तो ये जो 2.5 साल का पीरियड अगर आपके लिए बहुत खराब रहा हो, बहुत ही ज्यादा खराब रहा हो, एकदम आप गर्त में चले गए हो, तो आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है, चेंजेस आप देखेंगे, काफी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। दूसरी चीज जो नोट करने की जरूरत है, ये जो भी इफेक्ट होते हैं हमारे प्लैनेटरी इफेक्ट्स जो होते हैं, देयर इज ऑलवेज रिजल्ट अराइजिंग फ्रॉम योर डीड एंड एक्शन। हमेशा कई लोग क्या है, स्थिर दिमाग से सोच नहीं पाते, मतलब हो सकता है कि उनको बात बताई गई हो A+B, लेकिन वो दो चीजों को कॉम्बिनेशन करके अगर आप किसी चीज को स्ट्रेसफुली सोच रहे हैं, तो आपने एक नया चीज को कर लिया, और जबकि वो फैक्ट नहीं है, लेकिन आपने अपने बिलीफ सिस्टम में उसको शामिल कर लिया, तो आपका माइंडसेट वैसा हो गया, क्योंकि आप अभी डिस्टर्ब चल रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस वैसा ही सोचेगी। तो A और B को अलग अलग अगर बातें हैं, तो उनको अलग अलग बात करके ही बात रखनी चाहिए, ना कि A+B को ऐड करके तोड़ मरोड़ के एक अलग C करके बात बना देनी चाहिए। और ये इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा उन लोगों में जिनका मून जो है बहुत फ्रीक्वेंटली इफेक्ट करता है उनके मूड स्विंग्स, बिकॉज मून इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर मूड स्विंग्स। मून इक्वल टू मूड। अगर आपका मून, अगर आप ठंडे दिमाग में हो, आप बहुत खुश रहोगे। अगर आप अंदर से अशांत हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप डिसीजन मेकिंग लूज कर दोगे। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनपे ध्यान देने के साथ साथ ये भी जरूरी है देखना कि आप उससे किस हद तक इफेक्टेड रहते हो। कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, देयर आर पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, ओवरटली इंटेलिजेंट, लेकिन जब वक्त आता है डिसीजन मेकिंग का, तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। किसी भी चीज को, खासकर नेगेटिव चीज को, जब आप एक रिपीटेडली सोचते रहते हो, रिपीटेडली सोचते रहोगे और उसी 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 के बारे में आप अपने दिमाग में सोचते रहोगे, तो आपका कॉन्शियस माइंड तो चलो ये कर पाएगा, दोनों चीजों में डिफरेंस ला पाएगा, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, बैक ऑफ द माइंड, उसी चीज को प्रोग्राम उस हिसाब से कर लेगा कि फिलहाल आप किस तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो, नेगेटिव साइड में कि पॉजिटिव साइड में। इफ यू आर फेसिंग एनी सच सिचुएशन जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कुड बी एनीथिंग, करियर रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हो सकता है, कोई जॉब रिलेटेड तो ठीक है,
छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग हो सकता है, बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं जो एक लॉन्ग रन में आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें घूमती रहती हैं दिन भर रात भर, तो क्या होता है कि आप अपने एटमॉस्फेयर को भी वैसा ही बना लेते हो। Everything around you also is affected and impacted by your own thought process. And then you start feeling trapped. अपने ही ख्यालों में आप ट्रैप हो जाते हो। अब एस्ट्रोलॉजिकली चीजों से हट के अगर हम बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम कहते हैं कि वेयर एवर योर थॉट गोज, वेर एवर द एनर्जी गोज, द एनर्जी कम्स बैक फ्रॉम द सेम प्लेस। जहां आपकी सोच जाएगी, आपकी एनर्जीज वहीं से वापस आएंगी। तो जब आप ब्रह्मांड में अपनी सोच को भेजते हो, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो, चीज 1% नेगेटिव होगी, बट वेन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट नेगेटिविटी टाइम एंड अगेन वही अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो एक टाइम के बाद यूनिवर्स भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जब यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेगा तो वो 1% नहीं रह जाएगा, दैट विल कम बैक टू यू मैनीफोल्ड्स, 1000%। इसीलिए हम हमेशा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। ह्यूमन बीइंग है, कहीं कहीं हमारे भी एक्शन एंड रिएक्शन कई बार हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। बट देन मैक्सिमम टाइम पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, दैट शुड बी पॉजिटिव। व्हेन यू आर गिविंग पॉजिटिविटी आउट तो पॉजिटिव ही आएगा। अदरवाइज मल्टीट्यूड में गलत चीजें ही आपके पास वापस आएंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, now this can be a question related to relationship also। आप जब किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो, दिल से चाहते हो उसको, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि वो प्यार जो है ना, वो पॉजिटिवनेस बनती जाती है। इसीलिए आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप जब किसी से प्यार कर रहे हो या आप किसी की केयर कर रहे हो, वहां पे स्पेस बना के चलो। अपनी स्पेस भी रखो ताकि आपका ऑरा, आपकी पर्सोना, सारी चीज सेफ जोन में रहे, और वैसे उसकी पर्सोना, उसका ऑरा, वो भी एक सेफ जोन में रहे। ना आप उसको इफेक्ट करो, ना वो आपको इफेक्ट करे। क्योंकि जहां डिस्टेंस रहेगा, जहां स्पेस रहेगी, वहां बहुत सारी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जहां अननेसेसरी इंट्रूजन रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगी, लैक ऑफ स्पेस रहेगा, डोमिनेंस रहेगा, वहां पे ग्रेजुअली चीजें जो है आप खुद अलग होते जाओगे। ग्रेजुअली चीजें बिखरती जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इफ यू टू कंट्रोलिंग पेरेंट, बहुत ज्यादा आप बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो, कभी ना कभी बच्चा रिटेलिएट करेगा, रेबेलस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे इसकी गलती है, इसको एंग्शियसनेस है, इसको एंगर इश्यूज हैं, इसको एंजाइटी प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि आपने क्या एटमॉस्फेयर उसको दे रखा है, क्यों वो वैसा रिएक्ट कर रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ हिज रेबेलस बिहेवियर। क्योंकि सारी चीजें, एक इंसान ये सारी चीजें और उसके आसपास की सारी चीजें मिलकर ही वो इंसान बनता है। बिकॉज आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, 90% रोल उस एनवायरनमेंट का होता है आपकी पर्सनालिटी को बनाने के लिए। पॉश एरिया के लोग माइंडसेट वाइज भी पॉश होंगे, पढ़े लिखे फैमिली को जो बिलोंग करते हैं उनका माइंडसेट भी पढ़ा लिखा होगा। और कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर वो एक फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है और लेबर्स को मैनेज करने लगता है,
या ट्रांसपोर्टर बन जाता है और ड्राइवर्स को मैनेज करने लगता है। तो ग्रेजुअली, स्लोली ग्रेजुअली उसका बिहेवियर भी उस लेबर कैटेगरी में, उस ड्राइवर्स कैटेगरी में चर्न आउट हो जाता है। और मैं ये जो बोल रही हूँ आप इसको सोच के देखिए, इफेक्ट करता है। बिकॉज जो एनवायरमेंट है वो 90% कंट्रीब्यूट करने लगता है आपके नेचर, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी। आप जिस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं, आप जिस किस्म का फूड कंज्यूम करते हैं, आप जिस किस्म के डिस्कशंस में रहते हैं, आप जिस किस्म की लैंग्वेज सुनते हैं, आप जिस किस्म की बातचीत सुनते हैं, बेसिकली अगर कोई आपके आसपास बात बात में गाली गलौज करता है तो एक टाइम तक आप उससे दूर रह सकते हो। ग्रेजुअली आपकी आदत भी हो जाती है कि आप गालियां देने लगते हो, और वहां से दैट सराउंडिंग, वहां से इफेक्ट करने लगती है आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस। अगर आपके मुंह से बहुत गालियां निकलने लगी हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपका बुद्ध खराब हो गया। फिर आप कितना भी बड़ा पन्ना पहन लो, कितना भी बड़ा मोती पहन लो, कितना बड़ा पन्ना पहन लो, आपको कोई कितना बड़ा स्टोन पहना दे कि आप ये पहन लो तो आपकी ये प्लैनेटरी पोजीशन ठीक हो जाएगी, सवाल ही नहीं। क्योंकि आपने स्टोन पहन रखा है अपने आप को सुधारने के लिए, विच विल हैव एन इफेक्ट ऑन यू हार्डली 10%। और आपके इंटरनली जो आपका इंटरपर्सनल स्किल है या आपका जो पर्सनल पर्सोना है, ऑरा है, उसका इफेक्ट 10% होगा, लेकिन आपके सराउंडिंग्स का इफेक्ट 90% होगा। तो वो 10% जो स्टोन आपका काम कर रहा होगा वो रिड्यूस होकर 1% हो जाएगा। एंड ग्रेजुअली क्या होगा, दैट यू विल बी लेफ्ट विथ नथिंग इन योर हैंड। तो अगर आप इफेक्टेड हो रहे हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, अगर आप चीजें, हाँ कभी कभी रहता है रिपीट मोड पे वही 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 होता रहे तो आप परेशान हो जाते हो, तो माय सजेशन इज आप खुद को कट ऑफ कर लो। आप जैसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं बनना चाहते और आप खुद को सुधार के रखना चाहते हो, आप खुद को उस एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरनमेंट से, उन बातचीत से, ऐसे लोगों से आप कट ऑफ कर लो खुद को। अगर इफ यू आर स्टक अप इन अ रॉन्ग जॉब, change the job. Don't stay stuck up in a situation which you can timely control. क्योंकि बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास, कुछ बचेगा ही नहीं। जब इंसान इस दुनिया में आता है अपने हाथ खाली लेकर आता है, मुट्ठी बांध के आता है, कहते हैं मुट्ठी बांध के आता है लेकिन हाथ खुले जाता है, तो ना वो कुछ लेकर आता है ना कुछ वो लेकर जाएगा। ये जो यहाँ का जर्नी है बस इसी में है, जो है बस यही है, जीवन से लेके मृत्यु। एंड डेस्टिनेशन इज डेथ, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आपने लाइफ में करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली, अरबों रुपए की संपत्ति बना ली, या आप कुछ भी नहीं कर पाए, आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है, आपने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, यहीं की जर्नी आपने जीवन से मृत्यु तक पूरी कर ली। और उसी बीच में आपने सारा चीज देख लिया, स्ट्रगल्स देख लिए, लड़ाई झगड़े जो भी चीजें हो रही हैं सब आपने देख लिया। कितना स्ट्रेस करोगे, उसमें खुश रहो ना। खुशी की वजह नहीं है तो बना लो, पर ढूंढ ढूंढ के तकलीफ की वजह, दुख की वजह, प्रॉब्लम्स की वजह ढूंढ ढूंढ के अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत करो। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी योर प्लेट्स आर फुल, your plates are already full, you are having enough on your platter, you are having enough in your hands to deal with। एक्सटर्नल चीजों को, दूसरों की परेशानियों को अपने जीवन में इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है जब हम वैसा बनने लगते हैं, उन लोगों जैसे बनने लगते हैं जिन लोगों जैसे हमें नहीं बनना है, तो ग्रेजुअली हम अपने लोगों को भी धीरे धीरे खोने लगते हैं। क्योंकि हम दिन भर उसी माहौल में है, दिन भर वही बातें कर रहे हैं, तो जो हमारे अपने हैं, जिनको हमसे वक्त चाहिए, जिनको हमसे उम्मीदें हैं, धीरे धीरे हमारे अपनों की उम्मीदें हमसे खत्म होती जाती हैं और कभी ना वो ज्वालामुखी फटता है।
हम अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, हम खुद अपने आप से दूर हो जाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स खोते जाते हैं। और जो इश्यूज हमारे घर में थे ही नहीं, जो प्रॉब्लम्स कभी हमारे घर में रही ही नहीं, उन प्रॉब्लम्स को हम अपने लिए खड़ा कर लेते हैं। अल्टीमेटली हु इज द लूजर? नॉट द अदर पर्सन बट यू। तो ये जो भी एंगर इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी एंजाइटी है, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, एडिक्शन है, नशा है, ड्रग्स की लत है, जो भी चीजें हैं वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं से शुरू हुई। और हर चीज अगर आप देखें, क्योंकि हम सब उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, तो हर चीज कहीं ना कहीं हमारे नेचर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे बिहेवियर, हमारी बातचीत, हमारे कर्म कांड, सब कुछ, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। हमारे बिहेवियर से ही एस्ट्रोलॉजिकली रीड करा जा सकता है कि हम किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। इंट्यूटिवली जब हम टैरो से रीड करते हैं तो भी हम बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिचुएशंस है, क्योंकि आपकी एनर्जीज वैसी ही हो जाएंगी ना, आपकी एनर्जीज वैसे ही रिएक्ट करेंगी। देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड एनीथिंग। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है A+B=C, ऐसा कोई फॉर्मूला। Astrophysics is a different thing. It treats the planetary position and its effect pertaining to the degrees. कितने डिग्री तक आपकी लाइफ इफेक्टेड होगी, वो चीज एस्ट्रोफिजिक्स आपको बता देगा कि किस प्लैनेटरी पोजीशन में क्या चीज होगी। वहां कैलकुलेशन प्लैनेट्स के ऊपर है, आपके रैशनल बिहेवियर पे नहीं, बिकॉज ह्यूमन इज अ रैशनल एलिमेंट जिसका बिहेवियर जो होगा वो इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन एंड एक्शंस ही रहेगा, एनी ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर। तो इफ यू रियलाइज कि हाँ ये चीज है और ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, it needs to be treated. The earlier, the better, and the outcome would be received in the best of the formats. एक सवाल और आया था, let me just take that question and then I will conclude. Okay, we more or less covered this thing. जो स्टार्टिंग में बोला था कि एडोलेसेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एज ग्रुप ऐसा है, मोर और लेस हमारे सराउंडिंग्स, और मैंने कहा ना कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो 90% इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट को, हमारे बिहेवियर को, हमारे रिएक्शंस को, हमारे एक्शन को। तो आप बेस्ट क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन है, या एक मतलब कोई अपने आप को किसी माहौल में सेट नहीं कर पा रहा है, तो क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे, छोटी छोटी चेंजेस से आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो। बट डिपेंड करता है कि घर में आपके साथ और कौन कौन है, क्योंकि हो सकता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप और आपकी स्पाउस ने कोशिश कर ली कि हाँ भाई बच्चे को ये एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है। एक तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स भी कई बार सिंगल पेरेंट्स की श्रेणी में आ जाते हैं। पोस्ट कोविड काफी लोगों ने अपने स्पाउसेस को खोया है इस वजह से, या देर आर इश्यूज कि आप सेपरेट हो जाते हो लीगली, या ग्रे डिवोर्सेस इतने हो चुके हैं अभी कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को लेके, कोई एक पेरेंट अलग रहता है एंड एक पेरेंट इज अ प्रोवाइडर और व्हाटएवर, या दोनों जॉब के सिलसिले में एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो मोर और लेस इन 60% ऑफ द हाउस होल्ड आप देखो तो इट इज अ सिंगल पेरेंटिंग फॉर्मेट ओनली, क्योंकि जिन लोग जॉब में भी हैं, जिन लोग there's a single parent who's working and the other parent is a caregiver, उस केस में भी क्या है कि जो जॉब कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए नहीं है।
ही इज जस्ट वर्किंग एज अ प्रोवाइडर, ही इज नॉट वर्किंग एज अ पेरेंट. बच्चे की स्कूल फीस कितनी देनी है वो दे दिया, बच्चे को कहीं बाहर जाना है वो दे दिया. मतलब यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग, यू आर नॉट अवेलेबल इन पर्सन. क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या सून टू बी यू नो टियर 1 एंड 2 सिटीज में ऑलरेडी वर्क प्रेशर एंड कम्यूटिंग टाइम इतना ज्यादा है, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जो डिस्टेंस आप 20 मिनट में कवर कर लेते थे उसको कवर करने में 2 से 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं. जिस वजह से क्या हो रहा है कि फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया. वीकेंड कल्चर होते हुए भी नहीं है. whoever is the breadwinner, he is mostly staying out of the town or on tours or whatever. So most of the cases they have single parenting only, although both are available, documented. It is politically correct answer होते हैं इसके कि yes, I stay with my parents, but who takes care of them? A single parent. So that is the reason I'm saying कि 60% cases में single parenting होती है, and if it affects a lot. और अभी का जो जनरेशन है, जेन जी छोड़ दो, जेन अल्फा, जो भी है, अभी के जो जनरेशन्स हैं, they are gaining the knowledge from the AI. तो ह्यूमन वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रही है. इमोशंस तो ऑलमोस्ट ना के बराबर वैसे ही रह गए. तो आप देखें ना, वी आर म्यूटेटिंग. हम इवॉल्व नहीं कर रहे हैं. इवोल्यूशन इज डन. नाउ इट इज जस्ट अबाउट वी आर म्यूटेटिंग. अब हम यहां से अगर इवॉल्व करेंगे तो वी विल बिकम एलियंस. क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, they are almost developed completely. उनको सब कुछ मालूम है, सब कुछ. आज की डेट में पेरेंटिंग जो है मींस गिविंग बर्थ की अगर हम बात करें तो males of the species are giving birth comfortably. So there are so many things which have already played an effect, which has already set an effect onto the cosmos in totality. तो अब बहुत ज्यादा डेवलप होने का, इवॉल्व होने का, कि अब इट इज ओनली अबाउट द डेवलपमेंट और क्या नई नई चीजें आ सकती हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीइंग ह्यूमन, व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, out of your environment, out of your lives, out of the lives of the people related to you, and ultimately what you are expecting the next generation to do. Either give them freedom completely and tell them that the boss, this is your life, it is in your hand, you make it or you break it. Because they know, they are growing, they have evolved, they know everything, they know it all. आप बहुत ज्यादा चेंजेस ला नहीं सकते. सेकेंडली, यू कैन गिव देम एन एटमॉस्फेयर जहां पे वो ये समझ के चले कि उनको, उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है. और बात एक इमोशनल उसमें ड्रामा क्रिएट करने से अच्छा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रखी जाए. सेट एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, अदरवाइज डोंट. कंट्रोल मत करो. कंट्रोल करके कुछ हासिल नहीं होगा. उल्टा ज्यादा कंट्रोल करने से रेत फिसल जाएगी मुट्ठी से. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं. आप उनके मार्गदर्शक बन सकते हो, उनको बता सकते हो, बच्चों को बता सकते हो. अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप उनको सुधारने के लिए बातचीत करके या प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करके आप वो चीज कर सकते हो.
क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट्स अगेन दे वुड नॉट बी इफेक्टिव एनीवेयर. आप और हमारा जमाना अलग था कि हम पेरेंट्स से मार खा के सुधर जाते थे. अभी के बच्चे रिएक्शन में पेरेंट्स पे हाथ उठा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. दिस वॉज एन आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन दैट आई रेड. सो लेट्स कनेक्ट इन पर्सन. अगर आपके सवाल हैं आप लिख के भेजिए. अगर आपके सवाल मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, मिड लाइफ क्राइसिस से रिलेटेड हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज है उससे रिलेटेड है, आप लिख के भेजिए. एज ए कंसल्टेंट जितना हेल्प कर पाऊंगी करूंगी. आई कैन कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन इफ रिक्वायर्ड. बट द outcome can be, the desired outcome can be, acquired only when we are working together towards it. रेडीमेड कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आज की डेट में अगर रेडीमेड चीजें अवेलेबल होती तो सबसे पहले पेरेंट्स जो है ना रेडीमेड बच्चा प्रोक्योर कर लेते. दे वुड नॉट गिव बर्थ. They would just go and buy a kid from the market. It will save them lots of time, energy, and a lot of things. So don't expect anything to come to you readily. Readily available only instant food होता है, बाकी instant कुछ भी नहीं होता. So you have to understand that and come out of it together. And definitely, if you collectively make efforts, the society can still be a beautiful place to stay in. समाज, क्योंकि हमसे ही समाज बनता है. Thanks for connecting. And yes, next time onwards the lives will be on YouTube majorly. Facebook पे कम रहेगा, although it would be informed. So you may connect with me there. Thank you so much.